उदयपुर, आदरणीय उदाराम जी, लक्ष्मण बडेरा जी, बसंत रोयल जी, वकील साहब, विनोद रलावता जी, भगवान बरपाल जी, और भी बहुत लोग, मैं नाम लूं तो बहुत सारे परिचित, तीन माइक हो। तो ये मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाड़मेर सदैव ही हमारे लिए का मतलब ये है कि पूरे राजस्थान के लिए संघर्ष के लिए एक आदर्श जगह है। आप जिन विपरीत परिस्थितियों में यहां पर संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है कि उसका 10% भी खतरा या संघर्ष हम नहीं झेलते। जान के खतरे पर खेलते हुए इन रेतीले धोरों में आप सब लोगों ने बाबा साहब के नाम का मिशन जो चला रखा है, उसके लिए आप सब जय भीम और सलाम। ये जो सामाजिक न्याय यात्रा का मकसद हम लेके आए हैं, मैं आज उसी पर थोड़ा केंद्रित करना चाहता हूं अपनी बातचीत को, क्योंकि बाड़मेर में तो मैं बहुत बार आया और बहुत मौकों पर बोलते रहा हूं, तो आप भी मुझे सुनते सुनते बोर भी हो चुके होंगे। तो इसलिए आज इस मकसद की ही हम बात करेंगे। पहली बात तो यह अनुसूचित जाति अधिकार अभियान राजस्थान, जिसका नाम आप देख रहे हैं, ये कोई नया संगठन नहीं है कि आपको ये लगे कि बहुत सारे संगठनों में एक और संगठन लेके आ गए, ये आप ना समझे। ये अभियान है, एक कैंपेन है और एक टाइम के लिए है कि अभी से लगा करके मई 2024 तक, विधानसभा चुनाव से लगा करके लोकसभा चुनाव तक, हमारे राज्य से लगा करके देश भर में हमारे वर्ग के मुद्दों को पुरजोर तरीके से पैरवी करने के लिए ये एक तरीके का एक हमारे सारे संगठनों का संयुक्त मंच है, ताकि इसके जरिए हम बात को उठा सकें। दूसरी बात, ये जो आपके हाथ में ये पर्चा दिया गया, ये पर्चा काफी विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ। इसमें तकरीबन 60 बिंदु हैं और आप देखेंगे कि ऐसा कोई बिंदु शायद ही छूटा होगा जिसमें नरेगा मजदूर से लगा करके आईएएस अधिकारी तक, हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारी छात्र छात्राएं, बुजुर्ग, किसान, जो भी हमारे वर्ग के लोग हैं, उन सबके मुद्दे इसमें हैं। बच्चों की छात्रवृत्ति का मुद्दा भी है, आंगनबाड़ी में कुक का मुद्दा भी आप इसमें देखेंगे, नरेगा मजदूर की न्यूनतम आय का मुद्दा भी आप देखेंगे, और अब्रोड में पढ़ने जाने के लिए जो राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस वाला जो मामला है, वो मामला भी आप देखेंगे कि इसमें लिया गया है। इसमें एक और जगह पे यह जिक्र भी आया कि जो अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि है, एक बड़े संघर्ष के बाद में एक कानून बनाया गया और उस कानून में लिखा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के अनुपात में हम बजट का प्रावधान करेंगे। वैसे तो एसएसपी और टीएसपी के नाम आपने सुने होंगे, स्पेशल सब प्लान बनते हैं। टीएसपी इलाके में जो ट्राइबल एरिया है उसमें तो उसका ठीक से इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, लेकिन हमारा जो सब प्लान का पैसा है वो केवल अकाउंट्स में आता है और अकाउंट्स से खर्च हो जाता है। उसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर कोई सड़क बननी है तो वो सड़क हमारे व्यक्ति के घर तक पहुंचने, बस उसका नाम होगा भगवान जी बारूपाल के घर तक सड़क निर्माण, और इनके घर पहुंचने से पहले ही सड़क खत्म, और इधर जितने भी लोगों को उस सड़क का लाभ मिलेगा वो दूसरे कोई लोग होंगे। और उसका हालात ये हैं कि दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ के गेम हुए तो 700 करोड़ के फ्लाईओवर बना दिए उन्होंने, बड़े बड़े सड़कें बना दी। और जब लोगों ने कहा कि भाई ये तो SC/ST स्पेशल डेवलपमेंट फंड, उसका फंड का पैसा था, ये आपने इसमें कैसे खर्च कर दिया, तो उन्होंने कहा इन फ्लाईओवरों पर किसी न किसी दिन SC/ST के लोग भी चढ़ेंगे
और इन सड़कों पे भी वो लोग चलेंगे। आप समझिए कि हमारे नाम पर आने वाले पैसे का किस किस्म से डाइवर्जन होता रहा। तो इस अनुभव को देखते हुए एक नए कानून की मांग उठी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें फंड जो आए वो लैप्स नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, वो डाइवर्टेबल नहीं होना चाहिए, लैप्सेबल नहीं होना चाहिए। तो ये जो कानून बनाया गया बड़े लंबे संघर्ष के बाद कानून बन गया। पिछले साल के बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित हो गए। इस साल वो बढ़कर के 1000 करोड़ हो गए और चूंकि नहीं है, डाइवर्टेबल नहीं है, इसलिए 3000 करोड़ रुपया भी हो गया। लेकिन चालाकी देखिए, कानून के लिए लागू करने के लिए जो रूल्स बनने चाहिए वो नियम ही नहीं बनाए, और जब नियम नहीं बनाए तो आप कानून कैसे लागू करेंगे। और जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को हमने देखा, हमने बहुत कोशिश की कि आप जो चालू योजनाएं हैं उन योजनाओं में पैसा मत डालिए, क्योंकि जो पहले से ही चल रही है, आप कह रहे हैं कि किसानों को थोड़ा और फव्वारा सेट दे देंगे, तारबंदी में ये पैसा दे देंगे। हमने कहा कि ये नहीं, बल्कि इस पैसे की बिल्कुल नई योजनाएं बनाई और इसका आधा पैसा केवल और केवल एजुकेशन पर डाल दीजिए। हमारे जितने भी जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, नवोदय की तर्ज पर अंबेडकर आवासीय विद्यालय हर जिले में खोल दीजिए। लड़कियों के लिए सावित्रीबाई फुले विद्यालय खोल दीजिए आवासीय, और उसमें 100 बच्चियां या बच्चे पढ़ने चाहिए, वो पैसा इसमें खर्च कीजिए, या विदेश में पढ़ने जाने के लिए हमारे बच्चों को पैसा दीजिए। लेकिन सरकारें किस तरह काम करती है आप जानते हैं। हम रोज संघर्ष करते हैं, कई बार हमको गालियां सुननी पड़ती है, हमको सोशल मीडिया पर इस बात के लिए ट्रोल होना पड़ता है कि आप फला मुख्यमंत्री के पास जाकर के चमचागिरी कर रहे हैं, आप इसके पास जाके कर रहे हैं। लेकिन समाज के हित में बात उठाने के लिए कई बार जाकर के कई अधिकारियों के सामने बैठ करके और लड़ना भी पड़ता है, झगड़ना भी पड़ता है, अनुनय विनय भी करनी पड़ती है। एक कानून बनवाने के लिए या एक सर्कुलर निकलवाने के लिए या ये एक नियम में एक आधी लाइन बदलवाने के लिए इतना जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि टॉप ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोगों के खिलाफ की मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। आप कुछ ज्यादा बदलाव करवा नहीं सकते हैं। लेकिन हम वो कोशिश भी करते हैं, हम ये कोशिश भी करते हैं कि सड़क पे आकर के आपके साथ नारे भी लगाएं, चिल्लाएं भी, गला भी फाड़ें, वो भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन वो एक चीज है, पर जब तक हम नीति निर्माण में, जहां पॉलिसी मेकिंग है, वहां अगर घुस करके हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम कितना ही कुछ कर लें, मुझे लगता है कि चाहे सशस्त्र क्रांति भी कर लें, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक मैकेनिज्म अगर संविधान का नहीं बनाया होता, आप सोचिए कि कितना लड़ पाते हम। आज एट्रोसिटी एक्ट नहीं होगा राम जी, तो क्या स्थिति बनेगी हमारी। आज सुबह एट्रोसिटी एक्ट हटा दीजिए, शाम तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का बचेगा जिसका अपमान ना हो, जिसके साथ मारपीट ना हो। कुछ भी हो सकता है हमारे लोग। ये कानून के होते हुए इतना कुछ हो रहा है, तो कानून नहीं हो तो क्या हो सकता है। आप अगर टेनेंसी एक्ट का 42 भी हटा दीजिए, उसके बाद शायद जमीनें हमारे पास एक हफ्ते में 1 इंच भी नहीं रहेगी। सारी जमीन या तो पैसा देकर के ज्यादा प्रलोभन में, या मारपीट करके, या जबरन लैंड ग्रैबर्स जो है वो छीन लेंगे जमीनें। तो कानूनी मैकेनिज्म बनाना बहुत जरूरी है। तो इस बार का सारा प्रयास ये है कि जहां से नीति निर्माण होता है, जहां पॉलिसी मेकिंग होता है, पॉलिसी डिसीजन होता है, उन जगहों पर हम किस तरीके से दखल दे सकें। हर बार राजनीतिक दल मैनिफेस्टो जारी करते हैं और हम उस मैनिफेस्टो को अखबार में पढ़ते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा सेट करती है और हम चर्चा करते हैं। हमने इस बार बहुत पहले से ये शुरू किया काम, आप सब लोगों के सहयोग से, कि हम एक एजेंडा सेट कर रहे हैं और इस एजेंडे को लेकर के हम पूरे राजस्थान के 50 जिलों में जा रहे हैं सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए। और ये कच्चा मसौदा आपके हाथ में दिया है, इसको पढ़िएगा। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे बिंदु नहीं होंगे जो छूट गए होंगे। अगर कुछ भी बिंदु छूट गए, जैसा अभी उदयराम जी ने भी बताया कि क्या उसमें होना चाहिए मुआवजे में, ऐसे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के छूट सकते हैं, अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के, रोस्टर के मुद्दे छूट सकते हैं, या आर्थिक विकास के मुद्दे छूट सकते हैं। अगर कुछ भी छूट गया है तो आप इसके पीछे दिए गए ईमेल पर आप मेल करिए,
ये मेल इसलिए मंगा रहे हैं कि सब जगह से एक साथ आएगा तो हमको इकट्ठा कर देंगे, नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे या आईजी साहब को या किसी भी साथी को व्हाट्सएप भी करेंगे तब भी वो उतना ही माननीय है, लेकिन आप अगर इससे पे भेजेंगे तो ये बहुत ही जरूरी होगा। और बाद में ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद हम उस मैनिफेस्टो को पार्टीज के वहां ले जाकर के इस बार अनुनय विनय नहीं करने वाले हैं। हमने तय किया कि राज्य भर में विचार विमर्श के बाद जो मैनिफेस्टो बनेगा उस मैनिफेस्टो को राज्य स्तर पर एक दिवसीय जनमंच करेंगे और उस जनमंच में सारी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी कमेटी के संयोजक सह संयोजक या मेंबर हैं उनको बुलाएंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिकली उनसे पूछेंगे कि राजस्थान के अनुसूचित जातियों का ये समस्याएं हैं, ये मुद्दे हैं, ये एजेंडा है, आपके मैनिफेस्टो में इसके लिए कहां जगह है और आप यहां पर बोल के जाइए और न केवल बोल के जाइए बल्कि आपका मैनिफेस्टो आए। उस दिन हम उसकी सोशल ऑडिट करेंगे और हम देखेंगे कि आपने जो यहां मंच पर बोला कितना तो सच बोला और कितना झूठ बोला है। और आपके मैनिफेस्टो में जितनी जगह हमको मिलेगी उतनी ही जगह हमारा समाज भी आपको दे देगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हमारा एक उद्देश्य है पहला। दूसरा, इस बार दलित सिविल सोसाइटी राजस्थान का एक कनेक्ट रूम शुरू किया हमने मालवीय नगर में। पॉलिटिकल पार्टीज वार रूम शुरू करती है चुनाव के दरमियान। हम चूंकि बुद्ध को मानने वाले लोग हैं तो हमने सोचा है कि हम युद्ध की बात, वार रूम की बात नहीं करें, हम संपर्क की बात करें, कनेक्ट की बात करें। और वो कनेक्ट रूम एक काम शुरू कर चुका है। इस बार हम दलित आदिवासी नजरिए से पब्लिक स्क्रीनिंग करेंगे सारी पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों की और हम उन पार्टियों के आलाकमान को उसकी पूरी एक रिपोर्ट भेजेंगे कि ये 200 विधानसभा में ये जो लोग टिकट मांग रहे हैं ये वो लोग हैं। अगर उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जिस पर एट्रोसिटी के केस हैं, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की यौन दुर्व्यवहार का केस है या आदिवासियों की के साथ कुछ भी करने के केस हैं, तो ऐसे दलित आदिवासी महिला विरोधी उम्मीदवार के आगे हम लाल चिन्ह से, लाल स्याही से क्रॉस का निशान लगाएंगे और हम पुरजोर मांग करेंगे कि इन व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बावजूद इसके भी आप टिकट देंगे तो उसके बाद फिर से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषित करेंगे कि ऐसे लोगों को इन पार्टियों ने टिकट दिया है और इनके खिलाफ हमारे लोगों को मतदान करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि 2 गुंडे आ जाते हैं, फिर उसमें से एक कम गुंडे को हमको चुनना पड़ता है। तो हमको थोड़ा और पहले प्रयास शुरू करना चाहिए जहां हम कहें कि ये लोग हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो एमएलए एमपी बनने के बाद हमारे लोगों के हाथ पांव तोड़ रहे हैं और वो एमएलए बनकर के घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये एक दूसरी बात है। मैं इस बीच में यह भी कहूं कि इस मंच पर बैठे हुए आदरणीय सतवीर सिंह जी हो चाहे मैं हूं, हमारी इस टीम में से न हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनने वाले हैं, न पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं और न कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। न आज लड़ने वाले हैं, न कल लड़ने वाले हैं, न भविष्य में लड़ने वाले हैं। तो आप ये भी मत सोचिए कि हम ये एजेंडा लेकर के समाज को गुमराह करके, इनको इकट्ठा करके, इन फोटोओं को दिखा करके किसी आलाकमान को खुश करेंगे। हमारा आलाकमान आप लोग हैं। हमारा जो कुछ भी हाईकमान है, आलाकमान है, जो कुछ भी है, हमारा समाज हमको जो निर्देश देगा वही चीज को हम करने वाले हैं। और हमारा समाज कैसे सशक्त हो सकता है उसी दिशा में हमारा काम आगे बढ़ेगा। रही बात ये एट्रोसिटी और हमारे लोगों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात है, उदयराम जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हम सबके वरिष्ठ हैं, आपके संघर्ष सीखते हैं। मुझे लगता है बाबा साहब अंबेडकर से लगा करके अब तक जितने लोगों ने हमारे अधिकारों के लिए काम किया उनकी जान हथेली पर रही। सबके साथ बाबा साहब को भी कालाराम मंदिर प्रवेश के वक्त में इतना जबरदस्त तरीके से उन पर अटैक हुआ कि उनकी जिंदगी बच गई, नहीं तो मर सकते थे, पूरी तरीके से घायल हुए। कोई भी व्यक्ति जो अधिक संविधान को लागू करने की दिशा में काम करेगा उसको इस तरह के थ्रेट्स आएंगे ही आएंगे। हमको भी रोज कुछ न कुछ थ्रेट देते रहते हैं और मुझे तो ये लगता है कि इतनी बार थ्रेट दिए गए हैं कि उन थ्रेट्स का भी कुछ वैल्यू ही नहीं बचा। और आप 1-2 बार धमकी दो तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन अब दिन में 4-4 बार धमकी दो तो
धमकी का असर भी खत्म हो जाता है। और मैं खैर आप ज्यादा खतरनाक जगह पे रहते हैं, लेकिन हम रोज ही किसी न किसी से भिड़ करके, मैं अकेला तेला लटका के पूरे देश भर में घूमते रहता हूं। और अब तक तो नहीं हुआ, कभी कुछ हो जाएगा तो हो भी सकता है, लेकिन ये खतरा उठाए बगैर हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। हो सकता है कि हम में से कुछ की जान जाए, हो सकता है कि हमारी एक दो पीढ़ियों को पूरा प्राणोत्सर्ग करना पड़े, तब जाकर के कुछ चीजें होगी। हजारों साल की गुलामी और उस मानसिकता, उस संस्कृति जो कि असहिष्णुता और हिंसा की संस्कृति है, उससे अगर हम लड़ रहे हैं तो उसमें किसी से दया की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दया, मानवता, करुणा, सहिष्णुता, बंधुत्व, न्याय, समानता, ये सब विचार तो बाबा साहब की इस विचार सरणी के हैं ना। दूसरी तरफ तो साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, कैसे भी कुछ भी करके, मार करके, कुछ भी करके छीनना है, वर्चस्व करना है और अपना ऊपर रखना है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 5000 साल की लड़ाई है, हजारों साल से इस लड़ाई जारी है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हारा नहीं है हमारा समाज कभी भी। तो मैं सोचता हूं कि आपके बहुत मंगल की कामना, आप तक किसी का हाथ पहुंचेगा उससे पहले हजारों लाखों हाथ है यहाँ पर जो उसका जवाब देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बावजूद इसके भी जिन भी सक्षम जगहों पर बात को उठाना है, पहले भी आपके लिए ज्ञापन गए हैं, पहले भी जयपुर लेवल पर भी चर्चा हुई है, और अब भी अगर लगता है तो जरूर जयपुर लौट करके हम लोग उन सब जगहों पर इस बात को रखेंगे कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अनहोनी होने की कोई आशंका है तो उनको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये मेरा हम सब का निवेदन रहेगा, आपके हम पूरी तरीके से साथ में हैं। अंत में इस बात के साथ बात खत्म करूंगा कि इस वक्त कई लोग आजकल कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना हल्की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हो रहा है संविधान के साथ, जिस तरीके से रंजन गोगोई ने कहा, जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है संविधान का, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने एक मिंट अखबार में लिखा आर्टिकल, और उन्होंने कहा कि शिकागो यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च में यह आया कि 17 साल में देशों के संविधान पुराने हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा संविधान तो 70 साल से भी ऊपर का हो गया है, यानी काफी पुराना हो गया है, तो इसको अब बदलने की जरूरत है। और वो 2047 के लिए एक नया संविधान लाना चाहते हैं। एक संविधान जो लाया गया उसको आज तक आप लागू नहीं कर पाए, और अब उसको बदल करके एक ऐसा संविधान लाना चाहते हैं जो बराबरी का तो कम से कम नहीं होगा, वो धार्मिक राष्ट्र राज्य का संविधान होगा, थियोक्रेटिक स्टेट का संविधान होगा। और मान के चलिए किसी भी धार्मिक व्यवस्था का संविधान बनेगा, उसमें हम लोगों की जगह चौथे पायदान पर ही होगी या उससे भी दूर की होगी। तो हमें किसी धार्मिक राज्य का संविधान नहीं चाहिए, हमें हमारा जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला समाजवादी पंथ निरपेक्ष संविधान है, उसी की बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये निवेदन हम आप सब लोगों से करते हैं। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमको मिलेंगे और उन सुझावों को हम उसमें डालेंगे, और जब भी जनमंच होगा तो हम चाहेंगे कि बाड़मेर से कुछ प्रमुख साथी आए और जयपुर में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।